जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पानी का संकट मानव जीवन के लिए बड़ा संकट माना जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का। यहाँ के लोग गर्मी आने से पहले ही पानी के लिए तरसने लगे हैं। ये संकट एक दिन में ही नहीं बढ़ा है, कई सालों से पानी के इस्तेमाल को लेकर हो रही लापरवाही ने ही इस समस्या को बढ़ाया है। चाहे वो जल माफिया की करतूत हो या शहर की बढ़ती आबादी से बढ़ती पानी की डिमांड या फिर वक्त के मुताबिक सरकारों का योजना नहीं बनाना। कुल मिलाकर बेंगलुरु ड्राई सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा जल की कमी से बचने के लिए पानी को सहेजने की जरूरत है। इसको लेकर खुद को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी पानी को सहेज कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के ये संसार सूना है। सैकड़ों साल पहले ही इस बात का अंदाजा कवि रहीम को था कि इंसान के लिए पानी का मोल क्या है, लेकिन वो पानी के मोल को कभी नहीं समझेगा। पूरी दुनिया को पता है कि जीवन के लिए पानी की अहमियत कितनी है और इसलिए इसे सहेजने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। लेकिन फिर भी पानी की बर्बादी आपको हर जगह दिख जाएगी। इसी का परिणाम बेंगलुरु की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश के सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु, जहां भारी संख्या में इंजीनियर्स रहते हैं, वो शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बेंगलुरु में इस सीजन में बारिश कम हुई तो गर्मी से पहले ही बोरवेल तक सूख गई। वहाँ पानी की भारी किल्लत हो गई है। I have been in this apartment for like 10 years. This kind of scarcity came like 2015, I would say, but it was very intermittent, like only for 1 week or something. But we are struggling for almost like 3 weeks now. So it is becoming bad, and I don't know in summer how we are going to manage. Been decade here in this apartment, so we moved in a decade, and this is the first time we are facing this kind of shortage. We've not faced that kind of rationing that's happening now. Yeah, I understand it's an overall picture. It's not just specific to our apartment or our South Bangalore. It's completely everywhere. बेंगलुरु में पानी की किल्लत से सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार भी परेशान है। मुख्यमंत्री आवास हो या उप मुख्यमंत्री का आवास, आपको पानी के टैंकर आते जाते दिख जाएंगे। परेशान हर कोई है। सरकार की ओर से लोगों को समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रही हैं। I am very, very, very seriously looking at it. I had a meeting with all the officials. We are taking over all the tanks. We are identifying the points where our water is available. 270 tunnels have been tried. More than 3,000 borewells have been tried in Bangalore. We are just looking at whatever the water is coming from Kaveri, it is coming. दूसरी तरफ प्राइवेट टैंकर कंपनियों की चांदी हो गई है। पहले जहां 6,000 लीटर पानी के लिए 600 रुपए लिए जाते थे, अब ये बढ़कर 1,500 से 2,500 तक पहुंच चुका है। फिर भी यहाँ के लोगों के लिए पानी की उम्मीद टैंकर ही है। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो कहीं कहीं पानी की सप्लाई कुछ वक्त के लिए हो रही है। जहाँ पानी आ भी रहा है, वहाँ पर लोगों को पानी बचाने को कहा जा रहा है। यही नहीं, राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश है कि लोगों की दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हों। The government has taken special efforts now to set up water tankers, supply of water, and all those things, how to bring in relief. So we have allotted special funds for it. We are opening call centers where will be a war room kind of a thing to address critical water shortage issues and reach out to people to help them out. So all these measures have been taken. हालांकि बेंगलुरु को इस महासंकट से निकालने के लिए सरकार कुछ दूरगामी योजनाओं पर काम भी कर रही है। मसलन कावेरी नदी पर बांध बनाने के साथ कावेरी वाटर प्रोजेक्ट का 5वां चरण 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक तो लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा।
हालांकि बेंगलुरु के आरआर नगर में एक आरओ प्लांट लगाया गया है, जहां से लोगों को 5 रुपए में 25 लीटर पानी दिया जा रहा है, लेकिन एक आदमी को एक दिन में 25 लीटर पानी ही मिलेगा। बेंगलुरु में आज जो हालात बने हैं, जिसकी वजह से बेंगलुरु को ड्राई सिटी भी कहा जाने लगा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो बेंगलुरु में इस साल कम बारिश हुई, जिससे सूखा पड़ा और फिर जल संकट गहरा गया। कम बारिश से कई बोरवेल सूख गए, कई जगह भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया। जल माफिया को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी पानी को पंप किया करते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सरकार प्राइवेट बोरवेल को अपने कब्जे में लेने की सोच रही है। बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से जल की खपत भी बढ़ी है। वहीं शहरीकरण से पेड़ों की संख्या कम हो गई है, इसलिए भी भूमिगत जल पर असर दिख रहा है। समय के साथ बेंगलुरु की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि सरकारें बेंगलुरु की पानी की समस्या को लेकर सतर्क नहीं थी, जिसका अंजाम अब सभी के सामने आ गया है। अगर पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं रुका तो बेंगलुरु जैसे हालात किसी भी शहर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अभी से ही समस्या के समाधान पर काम करने की आवश्यकता है और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेस्टोरेंट हो या फिर होटल, हर जगह खाने के बाद माउथ फ्रेशनर परोसने की परंपरा है और लोग भी बड़े चाव से इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन यही माउथ फ्रेशनर गुरुग्राम के 5 लोगों के लिए जान का खतरा बन गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच के दौरान ये पता चला कि जो माउथ फ्रेशनर उन्होंने खाया था, दरअसल वो ड्राई आइस था, जो जानलेवा हो सकता है। लिहाजा माउथ फ्रेशनर के नाम पर होने वाली ऐसी गलती पर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। छुट्टी का दिन हो या कोई खास अवसर, लोग परिवार के साथ घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाकर खाना खाने का प्लान करते हैं, ताकि वो अपना डिनर या लंच एंजॉय कर सकें। लोग करते भी हैं और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर का इंतजाम भी रेस्टोरेंट या होटल्स की तरफ से रहता है। आमतौर पर खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के तौर पर सौंफ खाने का चलन है। यही वजह है कि सौंफ के साथ मिक्स करके कई तरह के माउथ फ्रेशनर तैयार किए जाते हैं, जो ग्राहकों को खाने के बाद दिए जाते हैं। कहा भी जाता है कि खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने से खाना अच्छे से पचता है और मुंह का स्वाद भी बना रहता है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही माउथ फ्रेशनर आपकी जान आफत में डाल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में, जहां डिनर के बाद कुछ लोगों को माउथ फ्रेशनर मुंह में डालना महंगा पड़ गया और वो दर्द के कारण चीखने चिल्लाने लगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 90 के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए 5 लोगों को खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर दिया गया और जैसे ही इन लोगों ने माउथ फ्रेशनर खाया, वैसे ही उनके मुंह में जलन होने लगी और खून निकलने लगा। लेकिन आरोप है कि इस हालात में भी रेस्टोरेंट के स्टाफ और मैनेजर उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए और उन्हें खुद ही अस्पताल जाना पड़ा। पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट लॉ फॉरेस्टो में कुल 6 लोग डिनर करने गए थे, लेकिन उनमें से 5 लोगों ने ही माउथ फ्रेशनर खाया था। जैसे ही ये घटना हुई, छठे शख्स अंकित ने 100 नंबर डायल कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। अंकित ने लॉ फॉरेस्टो रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कुछ लोग थे लॉ फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिस एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की। FIR के मुताबिक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पीड़ित लोगों को डिनर के बाद ड्राई आइस दी थी, जिससे उन लोगों की तबीयत बिगड़ी और खून की उल्टियां और मुंह में जलन हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक ड्राई आइस एक प्रकार का एसिड होता है, जिसके सेवन से जान भी जा सकती है। ड्राई आइस कंज्यूम करने से हमारे फूड पाइप और
स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से ब्लड या वोमिटिंग में ब्लड आ सकता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठंडा और ठोस रूप होता है। ड्राई आइस का तापमान -78 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका इस्तेमाल कम टेम्परेचर पर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाने पीने की चीजों को ठंडा रखने और मेडिकल चीजों को स्टोर करने के लिए भी ये काम आता है। इसके अलावा इसका प्रयोग फोटोशूट और थिएटर में भी होता है। अब सवाल है कि ड्राई आइस शरीर के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकती है, तो आपको बताते हैं। ड्राई आइस जैसे ही मुंह में जाती है पिघलना शुरू कर देती है और तुरंत मुंह में फैल जाती है। जैसे ही ये बर्फ पिघलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है और आसपास के टिश्यू और सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आदमी बेहोश हो सकता है और कुछ मामलों में जान भी जा सकती है। खाना तो छोड़िए, ड्राई आइस को अपनी स्किन से भी दूर रखने की चेतावनी दी जाती है। इसका यूज करते वक्त हमेशा दस्ताने पहनना चाहिए। इसे डायरेक्ट टच नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, नहीं तो स्किन के संपर्क में आते ही ये ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, कपकपी, भ्रम और कानों में घंटियां बजने की समस्या हो सकती है। ज्यादा एक्सपोजर से कोमा और मृत्यु तक हो सकती है। अगर कोई ड्राई आइस एक्सीडेंटली कंज्यूम कर ले तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को वहां से हटाना चाहिए। एनी फर्दर एक्सपोजर शुड बी प्रिवेंटेड। सेकंड, माउथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से। एंड सेकंड, पेशेंट को अगर अवेलेबल है, पेशेंट को सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटासिड सिरप दे देना चाहिए। एंड थर्ड, पेशेंट को इमीडिएटली किसी नियर बाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी रश करना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल पांचों जो पीड़ित थे वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर उनके माउथ फ्रेशनर में ड्राई आइस किसने मिलाया था और अगर ड्राई आइस मिलाया गया तो इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन ऐसे हादसों से बचने के लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और माउथ फ्रेशनर्स के नाम पर परोसे जाने वाली ड्राई आइस के खिलाफ हॉर्न बजाना जरूरी है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में इलाज की तमाम सुविधाएं होने के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो इलाज के नाम पर मैजिकल हीलिंग यानी कि तंत्र मंत्र और जादू टोने का सहारा लेते हैं। अंधविश्वास के नाम पर किए जाने वाले इस इलाज के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं तो कई लोग लाइलाज ही रह जाते हैं। ऐसे में असम सरकार ने जादू टोने वाले इलाज के खिलाफ सख्त कदम उठाया है ताकि भोले भाले लोगों का शोषण ना हो सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। जाहिर है असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अंधविश्वास के नाम पर होने वाले इलाज के खिलाफ सावधानी वाला हॉर्न बजाने का काम किया है। कभी किसी ने सिर्फ छूकर बीमारी दूर करने का दावा कर दिया, तो कहीं सिर्फ पानी से ही मर्ज ठीक हो गया। आंखों पर अगर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो तो इलाज के ऐसे फॉर्मूले अक्सर कारगर दिखने लगते हैं। लेकिन अब असम में इलाज का ये तरीका कहीं नहीं दिखेगा। असम सरकार ने ऐसे जादुई इलाज या मैजिकल हीलिंग पर पाबंदी लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल जादू टोने और झाड़ फूंक से इलाज को गैर कानूनी करार देता है। सरकार का मानना है कि बिल का मकसद विज्ञान पर आधारित इलाज को बढ़ावा देना है ताकि लोगों की सेहत और पैसों से खिलवाड़ न हो। इस नए कानून के तहत मैजिकल हीलिंग अब राज्य में गैर जमानती अपराध होगा। पहली बार अपराध साबित होने पर दोषी को 1 से 3 साल की सजा होगी। इसके साथ ही 50,000 तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार अपराध साबित होने पर 5 साल की कैद होगी। दूसरी बार जुर्माना भी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगा। इसके साथ ही मैजिकल हीलिंग के विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिस पर नजर रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी। Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe
that religious status quo is very, very important. Whoever is Muslim, let them be Muslim. Whoever be Christian, let them be Christian. Whoever is Hindu, let them be Hindu. So that a proper balance can be achieved in our state. हालांकि सरकार के इस कदम पर ईसाई समुदाय ने एतराज जताया है। दरअसल कैबिनेट अप्रूवल लेने के दौरान असम के सीएम ने कहा कि इस बिल का एक मकसद धार्मिक प्रचार प्रसार को रोकना भी है। उन्होंने दावा किया कि मैजिकल हीलिंग का इस्तेमाल आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए भी होता है। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर ईसाई समुदाय को एतराज है। असम में धर्मांतरण की शिकायतें बढ़ी तो उसका विरोध भी बढ़ा है। पिछले महीने ही हिंदू समूह कुटुंब सुरक्षा परिषद ने मिशनरी स्कूल्स के कैंपस से ईसाई प्रतीक हटाने को कहा था। संगठन का कहना था कि स्कूल्स का इस्तेमाल धार्मिक हित साधने के लिए हो रहा है। अब मैजिकल हीलिंग के खिलाफ नया बिल भी ईसाई संगठनों को परेशान कर रहा है। असम क्रिश्चियन फोरम नाम के संगठन की दलील है कि वो प्रार्थना से इलाज के हिमायती हैं। कई दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता आया है। इसे वो फेथ हीलिंग मानते हैं, जहां किसी एक शख्स की बीमारी को ठीक करने के लिए कई लोग मिलकर दुआएं करते हैं। बाद में क्या अमेंडमेंट ला सकते हैं देखेंगे, लेकिन ये जो इविल प्रैक्टिसेस है ये तो बहुत सारा है। हमें बहुत बाबा लोग करता है, बहुत मिस एप्रोप्रिएशन मिस प्रैक्टिस करता है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग का कुछ बोलना है, कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से ये बिल हम लोग पहले पढ़ेंगे, देखेंगे अमेंडमेंट क्या ला सकते हैं, देखेंगे, उसके बाद आपको विचार करेंगे। हालांकि असम प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास है, ताकि लोग झाड़ फूंक की बजाय सही अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। किसी बीमार शख्स को एक योग्य डॉक्टर से इलाज की सही दिशा दिखाएं। बीमारी से परेशान शख्स की मनोवैज्ञानिक हालत भी नाजुक होती है। तनावग्रस्त और परेशान शख्स के अंधविश्वास में फंसने का डर भी ज्यादा होता है। ऐसे में परेशान शख्स झाड़ फूंक या मैजिकल हीलिंग के चक्कर में फंस सकता है। जाहिर है ये बिल जनता के हितों वाला है, लेकिन अब धर्मांतरण का एंगल आने से इस बिल पर सवाल उठने लगे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये बिल अपने असल मकसद को पूरा कर पाएगा या फिर धर्मांतरण के आरोपों में उलझ कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत में डायबिटीज को जांचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी डिवाइस ग्लूकोमीटर मानी जाती है, जिसमें खून के सैंपल से चंद सेकंड में ही शुगर का पता चल जाता है। लेकिन शुगर जांच के लिए अब खून के सैंपल की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस का काम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके जरिए गुब्बारे में सांस भरकर शुगर की जांच संभव हो सकेगी। यकीनन यह खबर मेडिकल साइंस में प्रगति को दर्शा रही है। अब नहीं पड़ेगी ब्लड सैंपल की जरूरत, नहीं लगानी पड़ेगी सुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाया खास ग्लूकोमीटर, जो करेगा व्यक्ति की सांस से डायबिटीज की जांच। इसे मेडिकल साइंस का इनोवेशन ही कहा जाएगा कि शरीर में डायबिटीज की पहचान के लिए अब उंगली से खून का सैंपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर जैसे खास डिवाइस की मदद ली जा सकेगी, जिससे व्यक्ति के गुब्बारे में हवा भरने से ही पता चल जाएगा कि उसके शरीर में शुगर लेवल कितना है। दरअसल आईआईटी मंडी ने ये नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर डिवाइस तैयार किया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाया गया, जिसमें 8 से 10 सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं, जो बेहतर नतीजे देने में सक्षम हैं। यानी मल्टी सेंसर से लैस ग्लूकोमीटर डिवाइस खून में शुगर का पता लगाने के लायक है, जिसकी पहचान खून से नहीं बल्कि सांस के जरिए होगी। और इसके लिए सांस को गुब्बारे में भरकर डिवाइस पर जांच के लिए लगाया जाता है, जिस पर लगे सेंसर्स की मदद से ये डिवाइस मरीज में शुगर की पहचान और शुगर की मात्रा भी बता देता है। यही नहीं, ये डिवाइस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, खून में ऑक्सीजन की मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस डिवाइस की सफलता को जांचने के लिए एम्स बिलासपुर के सहयोग से 492 रोगियों के सांस के सैंपल लिए गए थे, जिसमें इस डिवाइस के बेहतर नतीजे भी सामने आए।
फिलहाल तो शुगर जांचने वाले नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर के भविष्य में बेहतर नतीजों के लिए और भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए एम्स बिलासपुर की ही मदद ली जा रही है, ताकि डायबिटीज के बाद अब हार्ट अटैक जैसी दूसरी घातक बीमारियों का भी पूर्वानुमान लगाने के लिए नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर को और ज्यादा विकसित बनाया जा सके। वहीं इस डिवाइस को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके, इसके लिए भी इसे छोटा बनाए जाने के विचार को साथ में रखते हुए इन दिनों शोध जारी है। हिमाचल के मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त में आई अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। देख लेते हैं यहाँ उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे। मशहूर भारतीय तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का ये वीडियो खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने तबला कौशल और उसके आध्यात्मिक संबंध को दर्शाने की कोशिश की है। आप भी सुनिए जाकिर हुसैन तबले पर किस तरह से भोलेनाथ के डमरू को कुशलतापूर्वक बजा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो काफी मजेदार है और हैरान करने वाला भी। देखिए किस तरह से एक एक कर 18 लोग इस गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं और उनकी संख्या गिनते हुए एक शख्स भी गाड़ी के बाहर दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो क्लिप को काफी एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ? बच्चे बड़े प्यारे और भोले होते हैं, उनके मन में कब क्या ख्याल आ जाए, कब उसकी मांग करने लगे, कोई कह नहीं सकता है। ऐसी एक छोटी सी बच्ची ने अपने पापा से उसकी शादी करने की अजीब सी डिमांड कर डाली। बच्ची का ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोगों ने कीचड़ के बीच क्रिकेट का पिच बनाया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने पूरे शरीर पर भी कीचड़ लगा लिया और इसके बाद ये वहां क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। 4 लोगों में से एक बॉलिंग, दूसरा बैटिंग, तीसरा विकेट कीपिंग और आखिर शख्स अंपायर बना है। यकीनन ऐसा क्रिकेट आपने खेलना तो दूर, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जानकारी के अनुसार 84 साल की शर्ली सिम्पसन बास्केटबॉल खेलने से पहले वार्म अप कर रही। ये महिला 4 बच्चों की मां, 14 बच्चों की दादी और 10 बच्चों की परदादी हैं। मगर इतनी उम्र में भी उनका बास्केटबॉल खेलने का जुनून युवाओं के लिए मिसाल से कम नहीं। सोशल मीडिया यूजर्स दादी की फिटनेस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेबी हाथी की ये चाल इन दिनों खूब वायरल है। वीडियो में बेबी एलिफेंट अपने परिवार के साथ सड़क पर मस्ती में चल रहा है और सूंड को हवा में लहरा रहा है, मानो वो अपने पसंदीदा गाने पर झूम रहा हो। सोशल मीडिया यूजर्स को हाथी की ये मस्ती खूब गुदगुदा रही है। चिंपैंजी और डॉगी की ये दोस्ती कमाल की है। वायरल वीडियो में चिंपैंजी डॉगी से खेल रहा है और वो बार बार डॉगी की पूंछ पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब डॉगी चिंपैंजी की तरफ बढ़ता है तो चिंपैंजी पीछे हट जाता है और जब डॉगी फिर आगे बढ़ता है तो चिंपैंजी उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। किसी को संगीत सुनना पसंद होता है तो किसी को मस्ती में झूमना, लेकिन इस बिल्ली को डांस करना बेहद पसंद है। तभी तो वो महिला से डांस स्टेप सीख रही है और बिल्ली हर स्टेप को बाकायदा कर भी रही है, जैसे बिल्ली को किसी डांस कंपटीशन में जाना हो। अब आपको डॉगी और बंदर की अनोखी दोस्ती दिखाते हैं। वायरल वीडियो में बंदर डॉगी के साथ मस्ती कर रहा है। इतना ही नहीं, बंदर बार बार डॉगी की जीभ पकड़कर बाहर निकाल रहा है, लेकिन डॉगी एक बार भी बंदर पर हावी नहीं होता। सोशल मीडिया यूजर्स को इन दोनों की दोस्ती खूब पसंद आ रही है। बच्ची का डॉल्फिन के साथ खेलने का ये अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। वीडियो में बच्ची वाटर टैंक में हाथ डालकर डॉल्फिन को पकड़ रही है और डॉल्फिन भी बच्ची के साथ खेलने में मसरूफ है। बच्ची मछलियों के साथ बेहद खुश नजर आ रही है।
सोशल मीडिया पर बिल्ली का स्टंट इन दिनों खूब वायरल है। वायरल वीडियो में बिल्ली महिला के हाथों से बनाए सर्कल को पार कर जाती है और खतरनाक लुक देते हुए कैमरे की तरफ देखती है। सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्ली का कमाल का स्टंट खूब भा रहा है। बच्चे मन के जितने सच्चे होते हैं उतने ही जिद्दी भी होते हैं, तभी तो ये बच्चा बीच सड़क ही पानी में लेट गया। दरअसल वीडियो में दिख रहा है बच्चा काफी देर से किसी को अपने पास बुला रहा होता है और आखिर में जब कोई उसके पास नहीं आता तो बच्चा सड़क पर भरे पानी में ही गुस्से से लेट जाता है। स्टंट करना तो एक आर्ट है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया स्टंट कभी कभार भारी पड़ जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। एक युवक स्टंट कर रहा है, स्टंट करते करते वो डॉगी के ऊपर चढ़ जाता है और डॉगी भी गुस्से में शख्स की तरफ भागता है। हालांकि वो उसे काटना नहीं, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी जरूर देता दिख रहा है। अब आपको बतख का कैटवॉक दिखाते हैं। दरअसल वीडियो में झुंड के बीच एक बतख के चलने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि बतख अपने पंखों को फैलाकर यूं ही चल रही है जैसे किसी प्रतियोगिता में वो कैटवॉक कर रही है, मानो इसके लिए उसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली हो। अब ये बारिश से बचने का जुगाड़ जरा देखिए। वीडियो में बारिश के बीच बिल्ली प्लास्टिक का कवर पहनकर चल रही है। इससे ना तो बिल्ली भीग रही है और ना ही उसके ऊपर कीचड़ पड़ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्ली का ये जुगाड़ बेहद रास आ रहा है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेंगलुरु के एक मॉल की, जहां पार्किंग का प्रति घंटे का किराया सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बेंगलुरु के मॉल में लगे पार्किंग रेट वाले बोर्ड की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इस बोर्ड पर लिखा है कि मॉल में प्रीमियम पार्किंग के लिए 1000 रुपए प्रति घंटे का किराया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ईशान वैश नाम के एक यूजर ने यूबी सिटी मॉल पर पार्किंग रेट की तस्वीर 5 मार्च को शेयर की। तस्वीर पोस्ट करते हुए यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा कि इंडिया में ऐसी चीजें मौजूद है और ये कोई एयरपोर्ट नहीं है। दरअसल बेंगलुरु में यूबी सिटी मॉल जनवरी 2008 में खुला था और इसे देश का पहला लग्जरी मॉल कहा गया था। एक्स यूजर ईशान की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर ने कई तरह के कमेंट कर अपनी राय जाहिर की। एक यूजर ने पूछा, हम यहाँ क्या पार्क कर रहे हैं? तो दूसरे ने मजे लेते हुए कहा कि पार्किंग चार्ज का पेमेंट ईएमआई में करेंगे। वायरल तस्वीर पर लोग ये भी चुटकी ले रहे हैं कि इतने रुपए में तो प्लेन भी खड़ा किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट जेट की एक दिन की पार्किंग फीस औसतन 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक होती है। बेंगलुरु के यूबी सिटी मॉल की पार्किंग रेट वाली तस्वीर वायरल होने के बाद हमारी सहयोगी सारा फजल ने वहां का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। 1000 रुपए के लिए एक इंसान बेंगलुरु जैसे शहर में क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से एक क्या 2-3 इंसान एक पूरा मील शेयर कर सकते हैं, मतलब एक थाली ऑर्डर करके खा सकते हैं। लेकिन ये जो 1000 रुपए की बात यहाँ पे हो रही है वो सिर्फ पार्किंग को लेके हो रही है। जी आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं यूबी सिटी मॉल के बारे में, जो हमारे शहर नंबर बेंगलुरु में बहुत ही फेमस है और मेरे पीछे फिलहाल हम वहीं पे खड़े हैं। इस मॉल में एक साइन बोर्ड बहुत ही वायरल जा चुका है सोशल मीडिया पे और ये साइन बोर्ड है पार्किंग के लिए, जहां पे लिखा है प्रीमियम पार्किंग सर्विस, 1 घंटे के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। अब हमारा ये सवाल है कि पार्किंग के लिए कभी आपने सुना है कि एक इंसान ने 1000 रुपए दिए हो, वो भी 1 घंटे के लिए? चलिए पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस न्यूज को लेके। मैं कभी 1000 रुपीज तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, वो बिल्कुल यानी कि लूट है। 100 रुपया 0 to 4 hours 100 रुपया फाइन, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1000 रुपीज करोड़ों है तो भी हम नहीं दे पाएंगे, देना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल लूट है। जैसे एयरपोर्ट में है 500-600 रुपीज पर डे हमने दिया है, पर डे 24 आवर्स के लिए 600 रुपीज हमने दिया है। नेक्स्ट डे के लिए 500 या 300 रुपीज एड ऑन है। दैट इज एयरपोर्ट है, फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल, हमारा गाड़ी सेफ है तो फाइन है। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग, एक तो मॉल है, लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका नाम बढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर उसके बावजूद 1000 रुपये देना है, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। अगर यूबी सिटी में कोई भी आ रहा है और मॉल के लिए आ रहा है, रेस्टोरेंट के लिए आ रहा है, एंड फॉर दैट इफ दे आर गोइंग टू पे फॉर रेस्टोरेंट, मोर और लेस दे आर पेइंग 1000 रुपीज़ का एक जना तो कोई खाना खाएगा ही खाएगा, एंड उसके लिए वो 1000 रुपीज़ चार्जिंग पार्किंग के लिए दे, इट्स नॉट अ जस्टिफाई। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है।
विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 रुपये होना चाहिए। आई पर्सनली पार्क माई कार टू मैं जो पार्क करता हूँ कैफे डे में करता हूँ, विच इज फुल फ्री ऑफ चार्ज। मैं 1000 रुपये नहीं, ऐसे ही खड़ा थे किनारे रोड पे। ये भी बहुत हमना डेंजर लगता है, पुलिस वाला आता है हमको भगाता है, इधर नहीं खड़ा ना करके, वो तकलीफ ही हो रहा है इसलिए। What's the maximum that you've paid for parking? 25 rupees per hour, just per like hour. what we pay in PVR Right. or anywhere like that. Okay. So I mean 1000 rupees parking is insane. I never ever pay the 1000 rupees parking fee. So why they are unnecessarily charging the 1000 rupees for parking? That really I don't know. It's unprofessional. So it's really not good for that. और आज बात अब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कर लेते हैं। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने में अब बस सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है, लेकिन धोनी ने उससे पहले ही अपने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। धोनी का एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी नई भूमिका की तरफ इशारा किया। धोनी ने अपने फैंस के लिए लिखे संदेश में कहा है कि नया सीजन और नई भूमिका का इंतजार नहीं कर सकता, साथ बने रहिए। धोनी ने इस पोस्ट के जरिए अपने फैंस को सस्पेंस में डाल दिया है कि वे कई तरह की अटकलें अब लगा रहे हैं। धोनी ने इस पोस्ट में आईपीएल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके फैंस इसे आईपीएल से जोड़कर ही देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि धोनी इस बार आईपीएल में ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि धोनी संन्यास लेकर टीम के कोच की भूमिका में आ सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि आईपीएल का ये सीजन एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आखिरी सीजन होगा। धोनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वे इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कप्तानी करेंगे या नहीं। आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले से होगी। 42 साल के धोनी ने बतौर कप्तान पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल का खिताब दिलाया था। पिछले सीजन में धोनी ने ज्यादातर मैचों में आखिर में आकर अपनी टीम के लिए बैटिंग की थी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना जारी रहा है। फिलहाल धोनी के नए सीजन और नए भूमिका वाले पोस्ट को लेकर सस्पेंस बन गया है कि आखिर धोनी क्या नया करने वाले हैं। हालांकि धोनी ने खुद ही ये इशारा कर दिया है कि वे जल्द ही इसके बारे में अपने फैंस को बताएंगे। धोनी के नए कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। धोनी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है धोनी कप्तान रहे ना रहे, मन में आज भी धोनी कप्तान लगते हैं। नहीं, धोनी का तो जो क्रेज है वो तो एनी टाइम रहेगा ही, ठीक है, चाहे धोनी खेले चाहे ना खेले, ठीक है। लेकिन हम एज अ फैन तो धोनी को तो हम उसमें करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज और भी है कि जिस हिसाब से उनकी एज अभी बढ़ रही है, ठीक है, और फैंस तो यही चाहेंगे अगले 5 सीजन भी खेले, 6 सीजन भी खेले। बट वो तो उनका ये कि अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो खेले ना खेले। लेकिन हम इस बार चाहेंगे एटलीस्ट लास्ट जो है ना, एक जो जितने फैन फॉलोइंग है, एक फैंस के लिए एक वो रहेगा कि मतलब कि हाँ उन्होंने। मुझे लगता है धोनी के फैंस तो कभी चाहते ही नहीं होंगे कि धोनी संन्यास ले, हमेशा चाहते होंगे कि वो एवरग्रीन बल्लेबाज बन के विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते नजर। मैं इतना खुश हूँ कि आज माही जी अपना ये पोस्ट किए हैं, तो आने वाले टाइम में 2024 के आईपीएल में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने पहले भी बहुत बेहतर हमारे इंडिया के लिए बहुत बेहतर खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ उनके लिए, वो अपना अच्छा खेले। जैसा कि 5 साल चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की ट्रॉफी ले गई है और हम फैन यही चाहते हैं कि धोनी का ये लास्ट सीजन है और ये सीजन भी धोनी अब की बार हमारे फैंस के लिए 6ठी बार कप जीते आईपीएल का। हम बहुत एक्साइटेड है इस बार धोनी को देखने के लिए। लास्ट सीजन रहेगा धोनी का और इस बार सोच रहे हैं कि 6ठी बार महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के लेके आए। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जब ये लास्ट आईपीएल जब था तो बीच में थोड़ा रुक भी गया था, फिर वापस वो मैं 2-3 बजे तक खेला था, मतलब कि उन्होंने खेला था। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगता धोनी, मतलब मैंने क्रिकेट देखना उनकी वजह से देखा सीखा है। मतलब मुझे लगता है इन्होंने जब स्टार्ट में जब आए थे तब बड़े बाल थे और जब जा भी रहे तो बड़े बाल है। 2007 का जो वर्ल्ड कप था ना, 141 रन का टारगेट था और धोनी ने वो वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। उसके बाद फिर इतने दिनों के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता। तो बहुत से ऐसे मैच देखे हैं जो फंसे हुए होते हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है हमारा महेंद्र सिंह धोनी। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।